एम्परर्स के नए कपड़े। कई साल पहले दूर एक राज्य में एक घमंडी सम्राट रहा करता था। इस सम्राट को कपड़ों से बहुत प्यार था और वो अपने सारे पैसे कपड़ों की ठाट पर खर्च करता था ताकि वो अच्छा लगे। वो ज्यादातर समय नए कपड़ों को पहनकर देखने में आईने के सामने ही बिताता था। टेलर, मैं कैसा दिख रहा हूँ? क्या यह मुझ पर जच रहा है? बेशक मेरे सम्राट, आप कुछ भी पहने आप पर बहुत जचता है। सम्राट का राज्य ये एक मजेदार जगह थी। बाजार में बेचने के लिए रंगीन कपड़े, जेवरात और स्मृति चिन्ह थे। एक दिन दो कॉनमैन बाजार में आए। उन्होंने खुद को बुनकर के रूप में पेश किया जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कपड़े बनाते थे। उन्हें पता था कि सम्राट रंग बिरंगे और अद्वितीय कपड़ों का शौक रखते हैं। उन्होंने तुरंत बाजार में अफवाह फैला दी कि जो कपड़े वो बनाते हैं उस स्पेशल कपड़े की विशेषता ये थी कि जो लोग अपनी नौकरी के काबिल नहीं थे और जो मूर्ख थे वो ये कपड़े नहीं देख पाएंगे। बेशक सम्राट ने तुरंत इस अफवाह के बारे में सुना। अद्भुत, अद्भुत! अगर मैं ये कपड़े पहनता हूँ तो मैं तुरंत पहचान पाऊंगा कि मेरे कर्मचारियों में कौन उनके पद के काबिल नहीं है और मैं बेवकूफों को भी पहचान पाऊंगा। उस टेलर को तुरंत पेश किया जाए। फिर वो फर्जी बुनकर सम्राट से मिलने आए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए आपके पास जो अद्वितीय कपड़ा है उससे एक शानदार सूट सिलवाएं। अगर मुझे पसंद आया तो मैं आपकी मांग से ज्यादा भुगतान करूंगा और अगर मुझे पसंद नहीं आया तो... मेरे सम्राट, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम आपके लिए ऐसा अद्वितीय सूट बनाएंगे जिसका कहीं कोई मेल नहीं होगा। मेरे सम्राट, क्या रंग आप पसंद करेंगे या हम चुने? आप ही चुनिए और तुरंत काम शुरू कीजिए। आपकी शुरुआती लागत के लिए आपको भुगतान करेंगे। बुनकरों ने तुरंत एक कार्यशाला स्थापित की और काम शुरू हुआ, पर कहा जाता है वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हें सुनहरे धागे और बेहतरीन रेशम और सभी प्रकार के गहने खरीदने के लिए कहा गया, पर उन्हें जो मिला उन्होंने अपनी बैग में रखा और खाली लूम पर देर तक काम करते रहे। सम्राट बहुत उत्सुक था और देखना चाहता था कि बुनकर उनके लिए सूट कैसे बना रहे हैं, पर इस बात से आशंकित था कि जो मूर्ख है और जो अपने पद के लिए काबिल नहीं वो ये सूट नहीं दे सकते। वैसे मुझे कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। फिर भी मैं अपने भरोसेमंद मंत्री को भेजता हूँ। वो बहुत बुद्धिमान है और मेरा सर्वश्रेष्ठ मंत्री भी है। तो दिलदार और ईमानदार मंत्री ने कमरे में प्रवेश किया जहां दो कॉनमैन खाली लूम पर काम कर रहे थे। उसने अपनी आंखें चौड़ी की, पर क्या ये वास्तव में हो सकता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं देख सका? वो किसी को बता भी नहीं सका। दो कॉनमैन ने उसे निकट बुलाया। कृपया हमें बताइए महोदय, क्या आपने कभी ऐसे सुंदर डिजाइन्स और ऐसे शानदार रंग देखे हैं कहीं? वैसे देखिए, ईमानदारी से कहूँ तो सच में मैंने आज तक ऐसे रंग और डिजाइन्स कभी नहीं देखे। बहुत ही अविश्वसनीय है। सम्राट को जरूर पसंद आएंगे। जो भी कहा गया, मंत्री ने सोचा, या तो मैं मूर्ख हूँ या मैं सम्राट के मंत्री पद के लिए योग्य नहीं हूँ। अन्य कोई विकल्प ना होने की वजह से बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर आ गया। सम्राट उत्सुकता पूर्वक मंत्री की टिप्पणी के इंतजार में थे। आखिरकार मंत्री सम्राट से मिलने गया और उन्हें डिजाइन की सुंदरता और सूट के अविश्वसनीय रंगों के बारे में बताने लगा। सम्राट बहुत खुश था। इस तरह बुनकर अधिक सुनहरे धागे और रेशम की मांग कर सके, जो उन्होंने अपने बैग में डाल दिए। लूम में एक भी धागा नहीं दिख रहा था, फिर भी बुनकर लगातार काम करते रहे।
कुछ समय बाद सम्राट ने उसके एक और भरोसेमंद मंत्री को सूट की प्रगति देखने के लिए भेज दिया। मंत्री ने कमरे में चालाक नजर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, तो उसे भी कुछ भी नहीं दिखा। कितना सुंदर कपड़ा है ना? मंत्री सोचने लगा। मैं निश्चित ही मूर्ख तो नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं अपने पद के लायक नहीं हूँ। ये बुरी बात है, पर मुझे किसी को ये बताना नहीं चाहिए। सम्राट के पास लौटने पर मंत्री ने सूट की प्रशंसा की जो वो नहीं देख पाया था, और उसने ये भी कहा कि रंगों की ऐसी सुंदरता और डिजाइन्स देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गया। ये सुनकर सम्राट बहुत खुश हुआ और वो सूट देखने के लिए काफी उत्सुक था। राज्य में हर कोई इस शानदार कपड़े की बात कर रहा था। हर कोई जानता था कि केवल बुद्धिमान इसे देख सकता है। अब सम्राट भी इसे देखना चाहता था, तो उसने अपने मंत्रियों को साथ लिया और कमरे में चला गया जहां बुनकर काम कर रहे थे। खाली लूम पर कड़ी मेहनत कर रहे कॉनमैन ने सम्राट को सलाम किया। दोनों मंत्रियों ने सम्राट के सामने बात करना शुरू किया। वैसे ये सचमुच बिल्कुल अनमोल है ना? हाँ, बुनाई भी बहुत बेहतर लग रही है। इस डिजाइन और रंगों को देखो। मेरे सम्राट, आपका क्या ख्याल है? सम्राट ने एक लंबी और कड़ी नजर डाली खाली लूम पर और निश्चित रूप से ये सोचा कि यहाँ हर कोई इस कपड़े को देख सकता है। इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। यह असंभव है। क्या मैं मूर्ख हूँ या सम्राट बनने योग्य नहीं हूँ? ये सम्राट के विचार थे, लेकिन शब्द कुछ और ही निकले। वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब। ऐसी शानदार चीज मैंने आज तक नहीं देखी। सम्राट के बगल में मंत्रियों को भी वह बहुत खूब, उत्तम कहकर समर्थन देना पड़ा। कॉनमैन ने सम्राट को इस सूट को आगामी उत्सव में पहनने की दरख्वास्त की, और इसे मानने के अलावा सम्राट के पास कोई और चारा नहीं था। पूरा राज्य सम्राट का ये नया सूट देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। सब लोग बुनकरों की प्रशंसा कर रहे थे। सम्राट ने भी एक पदक देकर बुनकरों का सम्मान किया और उन्हें पैलेस के गुप्त बुनकर का खिताब प्रदान किया। बड़े उत्सव से एक दिन पहले तक दोनों बुनकरों ने दिन रात सुबह होने तक काम किया, और सबने देखा कि सम्राट का सूट पूरा करने के लिए दोनों ने कितनी मेहनत की है। सुबह सम्राट अपने भरोसेमंद लोगों के साथ कॉनमैन के पास आया। आपका सूट तैयार है सम्राट। दोनों कॉनमैन ने अपने हाथ ऊपर किए जैसे वो कुछ दिखा रहे हो, और कहा, ये पैंट है, ये जैकेट और ये कैप है, और एक के बाद एक अदृश्य सूट दिखाया। सम्राट और उसके आदमी कुछ ना बोल सके। ये मकड़ी के जाले जितना हल्का है, मानो कुछ भी पहना ही नहीं हो, पर यही तो इस कपड़े की सबसे बड़ी विशेषता है। मेरे सम्राट, कृपया आप हमें आपको तैयार करने की अनुमति दे दें। क्या आप ये अपने कपड़े उतारेंगे? सम्राट ने अपने कपड़े उतारे और वो उसे तैयार करने लगे। वास्तव में ऐसा नाटक करने लगे। आखिरकार एक कॉनमैन ने उसे कैप पहनाई। सम्राट ने आईने के सामने खुद को दाहिने बाएं देखा और फिर मुड़कर अपने मंत्रियों की तरफ देखा। सबने ताली बजाना शुरू किया। वाह वाह, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं महाराज। बहुत ही जच रहा है, बहुत बेहतर है, जच रहा है। सम्राट ने खुद को आईने में फिर एक बार देखा, क्योंकि उसको ऐसा दिखाना था कि वो अच्छा दिख रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये सच में अच्छा है। ठीक है, तो फिर मैं तैयार हूँ। सम्राट के मंत्रियों ने
कैप सीधी करने का नाटक किया, क्योंकि उन्हें ये जताना नहीं था कि कुछ नहीं दिख रहा, और वे सभी बाहर चले गए। सड़कों पर भी सभी लोग चिल्ला रहे थे कि सम्राट का नया सूट कितना सुंदर है। किसी ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि उसने कुछ नहीं पहना है, क्योंकि अगर वो ऐसा कहते तो या तो वे अपनी नौकरी गंवा बैठते या फिर मूर्ख कहलाते। उसी समय भीड़ में से एक बच्चा चिल्लाया, लेकिन राजा ने तो कुछ भी पहना नहीं है। राजा, उसके मंत्री, सैनिक और लोग एक सेकंड के लिए मानो जम गए। देखो देखो, राजा नग्न है। ये एक मासूम बच्चे के शब्द थे। केवल वही उस स्थिति की सच्चाई बता सकता था। तब बच्चे के पिता को बुलाया गया। ये सच है, महाराज ने कोई कपड़े नहीं पहने हैं, वो नग्न है। अंत में सभी ने साहस जुटाया और चिल्लाना शुरू किया, राजा नग्न है, राजा नग्न है। ओ महाराज नग्न है, राजा नग्न है। बाप रे, राजा नग्न है। राजा ने कुछ वो नहीं देखो, पहना है। राजा नग्न है। राजा ने कुछ नहीं पहना। वो तो नग्न है। देखो देखो, राजा महाराज तो नग्न है। राजा को कड़वी सच्चाई का पता चला, पर उसने ऐसा नहीं दिखाया और अपनी गर्दन को ऊंची रखकर आगे बढ़ा। और मंत्रियों ने भी कैप सीधी करने का नाटक जारी रखा। राजा नग्न है। बाप रे, राजा नग्न है। राजा नग्न वो है। देखो, राजा नग्न है। राजा ने कुछ नहीं पहना। राजा वैसे ही चलता रहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। दो कॉनमैन पहले ही गर्विष्ठ राजा का देश छोड़ चुके थे। उनके साथ कीमती हीरे, कपड़े और हाँ, स्वर्ण के धागे लेकर। एक बार जब गर्मी अभी भी जोरों पर थी, जंगल में रहने वाले जानवर, पंछी और कीड़े गर्मी का फायदा उठा रहे थे, और जाहिर है उन्हें खाना ढूंढने में कोई परेशानी नहीं थी। ये आलसी टिड्डे के लिए एक आम दिन था। वो पेड़ के नीचे बैठकर वायोलिन बजा रहा था और जड़ी बूटियों की जड़ों को खा रहा था। कितना प्यारा दिन है, ला 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 ला। मैं वायलिन बजाते हुए गाऊंगा और मुझे गाने के बोल भी पता नहीं है, पर ठीक है। जब कान ठनकाने वाला गाना उसने गाया तो उसने एक शोर सुना। ये देखने के लिए कि शोर कहाँ से और किसकी आवाज है, वो जल्दी से पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गया और उसी जगह उसने देखी एक चींटियों की गाड़ी, जो सैनिकों की तरह मार्चिंग कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से चींटियां पेड़ से गिरे बीज और सूखे फल ला रही थी। टिड्डे ने जमीन पर कूदकर देखा तो हैरान रह गया। चींटियां गायब थी। मैंने कभी भी इन चींटियों को इस तरह काम करते हुए नहीं देखा। उसी पल उसने देखा कि एक चींटी उसी रास्ते से आ रहा था। चींटी अपने से भी बड़ा बीज ढोकर ला रहा था। जैसे ही चींटी टिड्डे के पास से गुजरा, उसका बीज नीचे गिर गया जो वो ला रहा था। वास्तव में उसे आराम की जरूरत थी। टिड्डे ने उसे अर्थहीन आंखों से देखा। तुम कहीं जा रहे हो? नहीं। अब ये मत कहना कि बड़ी विपदा आने वाली है। क्या इसी कारण से तुम भाग रहे हो? नहीं। ठीक है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम क्या कर रहे हो? हम हमारे घर में भोजन ले जा रहे हैं। ओह अच्छा, शायद आज तुम्हारे पास काफी मेहमान आने वाले हैं।
हम सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। आप सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं, पर क्यों और इतनी जल्दी क्या है? सर्दियों के लिए अभी बहुत समय है, मजे करो, गर्मियों का आनंद उठाओ। अच्छा, तो आप हमें सर्दियों के लिए क्या सुझाव देंगे? सर्दियों का मजा लेने के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर ढूंढेंगे, चिंता मत करो। तुम सिर्फ मजे के बारे में सोच रहे हो, हम सर्दियों में खाएंगे क्या ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं उसके बारे में जब सर्दियाँ आएंगी तब सोचूंगा, अभी तो गर्मी है और हर जगह खाने के लिए बहुत है। चींटी ने आलसी टिड्डे की बहुत बकवास सुन ली थी और फिर उसने फिर से बीज को पीठ पर लादने की कोशिश की। मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए, क्या तुम मेरी पीठ पर ये बीज रखने के लिए मदद करोगे? मैं एक गायक हूँ, मेरे जैसे कलाकार को भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए। टिड्डे से ऐसा जवाब सुनने के बाद चींटी ने टिड्डे पर एक दिलचस्प नजर डाली और दोबारा अपनी पीठ पर बीज रखने की कोशिश करने लगा। मुझे लगता है मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। टिड्डे ने वो बड़ा सा बीज उठाया और चींटी की पीठ पर रखा। चींटी ने उसे धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चलने लगा। क्या बेकार और खोखला प्रयास है। टिड्डे ने पेड़ के नीचे सोना जारी रखा। थोड़ा कुछ खा लेने के बाद वो लगातार वायोलिन बजाता रहा। ओ कितना प्यारा दिन है, ला ला ला, और मैं अपना वायोलिन बजाऊंगा और गाऊंगा और इसलिए मैं आराम नहीं कर पा रहा। उसी समय एक गिलहरी ने अपना सिर पेड़ से बाहर निकाला। बस बस, कृपया बस करो, कहीं और जाकर अपना गाना गाओ, मैं यहाँ आराम करने की कोशिश कर रही हूँ। सुनते ही टिड्डे ने अपना गाना बंद किया। उसने गिलहरी पर एक तीखी नजर डाली और अपना वायलिन लेकर वहाँ से चला गया। इस जंगल में कोई नहीं जानता कि एक कलाकार की सराहना कैसे की जाती है। गर्मी के दिन जारी रहे और चींटियों ने घोंसले में खाना ले जाना जारी रखा, जबकि टिड्डे ने खाना, घूमना, वायोलिन बजाकर गाना और मजे करना जारी रखा। आखिर ठंड का मौसम आया। एक सुबह जब चींटियां जाग गई तो उन्होंने घर से बाहर देखा कि सब कुछ सफेद बर्फ में ढका हुआ था। सभी चींटियां ठंड में रहने वाले और भूखे जानवरों के बारे में सोच रही थी। दूसरी ओर सारे पेड़ पौधे बर्फ से ढके होने के कारण टिड्डे ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो ठंड से कांप रहा था। वो अपनी ताकत खो चुका था और वायलिन बजाने या गाने के लिए भी सक्षम नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो बर्फ पर चलने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे गर्मी के दिनों की याद आई। वो दिन कितने अच्छे थे, सब जगह भोजन था, हमेशा पेट भरा रहता था, मैं बहुत खुश था। उस पल उसने चींटी के बारे में सोचा। उसने पूरी गर्मियां घर में भोजन जमा किया था। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे ये कल्पना बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसने गर्मी के दिनों में उसका मजाक उड़ाया था। क्या अब वो उसकी मदद करेंगे? ये सोचने लगा। और अब टिड्डे के लिए ये रास्ता चलने के लिए बहुत ठंडा था। ये गर्व करने का समय नहीं है, मुझे चींटियों का घर ढूंढना होगा और उनसे मदद लेनी होगी। वो चींटियों के घर तक पहुंचा। दरवाजे के सामने खड़े होकर वो चिल्लाया, यहाँ कोई है? कृपया मेरी मदद कीजिए। कौन है? घर से उसने आवाज सुनी। टिड्डे ने अपनी आखिरी ताकत के साथ जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्त चींटी, मैं हूँ टिड्डा, कृपया मुझे अंदर आने दो। अब तक सब कुछ सुन रही रानी चींटी ने छोटी चींटी को कहा, क्या हो रहा है? किसे मदद की जरूरत है? वो एक आलसी टिड्डा है जो दिन भर बैठे बैठे सिर्फ गाता रहता है। मुझे लगता है वो भूखा है और उसे मदद चाहिए। कोई हमारे दरवाजे पर आता है और मदद मांगता है तो उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। रानी चींटी और बाकी सारी चींटियां दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खोला। टिड्डा वहां बर्फ पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसमें अब ताकत नहीं थी। चींटियों ने उसे तुरंत उठाया और घर में लेकर आई। होश में आने के बाद
घर की गर्मी के लिए उसने धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे पानी और खाना दिया। अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। टिड्डे ने रानी को धन्यवाद दिया और छोटी चींटी के पास गया। मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। जब पूरी गर्मी तुम लोग काम कर रहे थे तब मैं एक जगह बैठकर गाना गा रहा था। तुमने मुझे चेतावनी भी दी थी पर मैंने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया। मुझे इसका खेद हो रहा है। ये तुम्हारे लिए बड़ा सबक है। हम सभी गर्मियों में मजा करना चाहते हैं, पर हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हमने गर्मी के मौसम में भोजन इकट्ठा नहीं किया होता तो हमारी हालत भी तुम्हारे जैसी ही होती। टिड्डा और थोड़ी देर उनके घर में रहा। अब उसे काफी अच्छा और स्वस्थ लग रहा था। जब उसके जाने का समय आया तब चींटियों ने उसे थोड़ा खाना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा जीवन बचाया और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और आज से मैं कभी आलस नहीं करूंगा। क्या मैं एक मदद मांग सकता हूँ? जरूर, बताओ ना, क्या चाहिए? गर्मी के मौसम में तुम संगीत और वायलिन बजाना सिखाकर जंगल के सारे प्राणियों को खुश कर सकते हो। हाँ। अगर स्नो वाइट ने सेब ना खाया होता, बुढ़िया ने उसे दिया होता। अगर सिंड्रेला आधी रात के बारे में भूल गई होती और राजकुमार के साथ नाचती रही, अगर लिटिल मरमेड ने राजकुमार को डूबती नाव से ना बचाया होता, और अगर हैंसल और ग्रेटेल केक हाउस में ना जाते, या अगर छोटी लाल राइडिंग हुड ने लोमड़ी को नहीं बताया होता कि वो कहाँ जा रही है, इनमें से कोई भी परियों की कहानी नहीं बनती। वो हमें रोमांचक साहसिक कार्य के लिए जादुई जमीन पर ना ले जाते जो हमने कभी नहीं देखा था। वो कभी दुष्टों के खिलाफ थे, कभी और कभी समय के खिलाफ। उन्होंने हमें प्रबल भावनाओं का अर्थ समझाया। प्रेम, दोस्ती, मदद करना, बांटना और परिवार होकर हम साथ रोए, हम साथ हंसे, पर आखिर में हमने हमेशा कुछ सीखा। इन सभी परियों की कहानियों से नटखट टीवी, बच्चों का क्लासिक चैनल, सिर्फ YouTube पर।